Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second major group of fungi, that is Ascomycota. So let's move to the classboard. So dear students, Ascomycota. Or which are known as ascomycetes. Or Ascomycetes. And their common name is sac fungi. Dear students, sac मतलब थैली, और चूंकि इनके अंदर एक ख़ास किस्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एस्कस कहते हैं, वो बेसिकली सैक लाइक होता है, इस वजह से इनको सैक फंजाई कहते हैं। इसी के बिहाफ के ऊपर है, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहली बात, दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप। आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था इस चैप्टर का, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बात की थी कि कितने स्पीशीज हैं टोटल। अप्रोक्सीमेटली जो अब तक नोन है फंजाई की 1,00,000 तो इसको उन 1,00,000 में से तकरीबन 60,000 के करीब जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इस वजह से इसको लार्जेस्ट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, सो एस्कोमाइसीड्स are the largest group of fungi comprising about 60,000 species out of 100,000. Okay, out of 100,000, 1,00,000 में से। ठीक है, सो इस वजह से ये लार्जेस्ट ग्रुप है। अब इसमें से भी जो 50%, इस 60,000 में से भी the 50% occur as lichens, जो lichens हमने पढ़े थे। ठीक है, जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंजाई का फोटो ऑटोट्रॉफ्स के साथ। तो 50% 60,000 में से, यानी 30,000 जो हैं वो तकरीबन वो लाइकन्स हैं, और बाकी जो हैं रेस्ट ऑफ द फंजाई, मतलब कि ये जो उनसे एस्कोमाइसीड्स हैं, अक्कर एज, उसमें से मतलब कि उन जितने बाकी बच के उनमें से कुछ जो हैं रेस्ट ऑफ उनमें से, यानी 50% के अलावा उनमें से सम ऑफ देम और फ्यू ऑफ देम दे अक्कर एज माइकोराइजी। एज मॉरल्स, यानी जैसे कि मॉरल्स हैं वो माइकोराइजल रिलेशनशिप में इनके साथ मौजूद होते हैं। सो ये अपने 50% वाला जो है वो लाइकन्स की शक्ल में मौजूद हैं, इस वजह से इसको लार्जेस्ट ग्रुप कहा जा रहा है। सो दैट इज़ ये आपको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दूसरा इनका डिस्कस करते हैं, इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट किसे कहते हैं? जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी सराउंडिंग्स। तो इसमें भी MCQ याद रखना है। most sac
फंजाई, ज्यादातर, मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, मतलब कि खुश्की पे रहने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फाउंड, इसके अलावा मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर पे भी मौजूद है। ऑल्सो फाउंड इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर, वहाँ पर भी मौजूद हैं ये, ठीक। उसके बाद इनकी थोड़ी सी डाइवर्सिटी की बात कर लें, वैरायटी की बात कर लें। तो अच्छी खासी वैरायटी मौजूद है। सो दे आर वेरी डाइवर्स, दे आर वेरी डाइवर्स in nature, ranging from microscopic unicellular yeast to macroscopic, means large, multicellular, cup fungi और morels एक्सेट्रा और ट्रफल्स, ये सारे हमने इसमें डिस्कस की थी। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक्चुअल हमारा टॉपिक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन आपने जहन में रखना है। सो एज फार एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, so they have fruiting bodies, इनके पास fruiting bodies होती हैं जो एक्चुअली इनके sexual reproducing structures होते हैं। fruiting bodies called ascocarps, इनके fruiting body को क्या कहते हैं? ascocarp, कार्प का मतलब फ्रूट, लेकिन यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट की तरह की। क्लियर। which have dikaryotic hyphae which forms a sac like structure called ascus, क्या प्लूरल है इसकी एस्काई या एसआई उसको बोलते हैं, ठीक है। in which haploid ascospores are formed। ये सारी तरतीब मैं अपनी डिटेल से समझाता हूं आपको। by meiosis, क्लियर। और आमतौर पर यूजुअली
usually there are 8 ascospores formed in each ascus. हर एक एस्कस वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स मियोसिस के जरिए बन रहे हैं। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। दे हैव septate hyphae, हमने पढ़ा था। दे हैव septate hyphae, और आपको याद होगा हमने ये भी बात पढ़ी थी, दे हैव lengthy dikaryotic phase, और मैंने ये बात आपको उस वक्त भी बताई थी कि इसी लेंथी डायकैरियोटिक फेज के दौरान बनती हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ड्यूरिंग विच द फ्रूटिंग बॉडी means the ascocarp is formed. क्लियर? अब जरा इसको समझ लीजिए, बड़े डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाने लगो। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कप शेप जो आती है, कप फंजाई। अब इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं उनकी शेप के बिहाफ के ऊपर इनका नाम रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कप शेप, कप फंजाई इसलिए करें इनकी शेप कप जैसी होती है, जैसे कप आपने देखे उसी तरह से लाइक दिस। इस तरह से इनकी शेप होती है। सो दिस इज कप फंजाई, कप फंजाई इनकी शेप। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ये कप फंजाई किस तरह से, कैसे डिटेल सारी इसकी कैसे बनी। सो दैट इज द, अच्छा इसमें अब ये जो सी ये कप शेप, ये एक्चुअली इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। दिस इज एस्कोकार्प, क्लियर? दिस इज एस्कोकार्प, और इसी के अंदर फिर वो सारा प्रोसेस, वो एस्काई मौजूद हैं इस तरह से, एस्काई, और उन एस्काई के अंदर क्या मौजूद हैं, एस्कोस्पोर्स। तो ये सारी डिटेल है। अगर मजीद अब इसको क्लैरिफाई करने लगूं तो ये किस तरह से बनी, फ्रूटिंग बॉडी किस तरह से बनेगी। तो हमने बात की दो जेनेटिकली डिफरेंट लेकिन कंपैटिबल हाइफिड जो होते हैं वो आपस में करीब आते हैं, और वो आपस में वहाँ पर होगी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद हमने बात की थी कि जो दो मेजर ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीड्स और दूसरे बेसिडियोमाइसीड्स, इनमें फौरन कैरियोगैमी नहीं होती, इनके न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, फौरन फ्यूज नहीं होते, और ये इनकी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा इसी फेज में गुजरता है, और इसी दौरान इनकी क्या बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है। So let's have an example. So let's suppose this is a hyphae of one strain. ये इसके, चूंकि ये septate हैं, ये septa इनके नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, septate hyphae, और इनके ऊपर इनका एक एक न्यूक्लियस, ये एक स्ट्रेन है, दिस इज वन स्ट्रेन, क्लियर? अब दूसरी स्ट्रेन, तो यहां पर क्या हुआ, दे कम अक्रॉस ईच अदर एंड द प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस, इनके न्यूक्लियस, क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द हाइफा ऑफ मेटिंग स्ट्रेन। जैसा कि हमने बात की, इनके अंदर चूंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, तो हम इनको किस तरह से शो करते हैं, प्लस माइनस से, ठीक है,
अट्रैक्शन के तौर पर। द हाइफा ऑफ मेटिंग स्ट्रेन, लेट्स सपोज इट इज प्लस, ठीक है, ये कौन सी है, प्लस मेटिंग स्ट्रेन। और ये वाला जो हाइफा है दैट इज हाइफा, चूंकि सिंगल एक ही फिलामेंट हो तो उसको हाइफा कहते हैं। हाइफी इट इज अ प्लूरल। हाइफा ऑफ मेटिंग स्ट्रेन, ये दूसरी स्ट्रेन है जिसको हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं। तो ये दे कम अक्रॉस ईच अदर, और यहां पर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, हियर इट इज द प्लाज्मोगैमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जहां पर प्लाज्मोगैमी होगी उसी पॉइंट के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ना यहां पर बनेगी ना यहां पर बनेगी। जहां पर ये प्लाज्मोगैमी होगी, जहां पर ये दो हाइफी फ्यूज करेंगे, इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, वहीं पर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। ये याद रखनी बात। तो यहां पर क्या बनेगी इनकी अब, फ्रूटिंग बॉडी। इसी पॉइंट के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी इनकी। तो ये जी कप फंगस बन गई, ठीक है, कप फंजाई। तो इनकी काफी ज्यादा मतलब के स्पीशीज हैं तो यहां पर, और इसके अंदर अब क्या बन रहे हैं, हाइफी बन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हाइफी, क्लियर। अब ये जितने भी हाइफी हैं, all of them they are usually डाइकैरियोटिक, ठीक है, और हेट्रोकैरियोटिक भी। हेट्रो इन द सेंस के बिकॉज सो इस तरह से लाइक दिस। तो ये कप बन गया, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसी को मैं जरा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो ये इसके अंदर हाइफी, चूंकि सेप्टेट थे तो उनसे हाइफी बनेंगे भी कौन से, वो भी सारे सेप्टेट होंगे। सो दिस इज हाउ, ठीक है। अब चूंकि ये दो डिफरेंट स्ट्रेन्स थी, इनके न्यूक्लियाई डिफरेंट थे, तो अब जो नए हाइफी बने हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई मौजूद हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। तो हर सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। तो ये तो एक इस वाली जो पॉजिटिव स्ट्रेन थी इसका न्यूक्लियस आ गया, और अब नेगेटिव वाले के, तो हर सेल के अंदर ये दो दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं। So these are the nuclei of two strains। ये मैंने कहा था कि इनकी लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है, और इसमें जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम, और इसी दौरान क्या बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इसी दौरान ये क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडी। तो ये बन गई, ठीक। अब देखिए ये सारे हाइफी, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये ऑल दिस, ये मैंने यहाँ पर 3 हाइफिस के शो किए। सो दिस इज हाइफी, और यहाँ पर ये इसके दरमियान में ये क्या है, इसकी क्रॉस वॉल, मतलब के सेप्टम। तो ये कौन से हाइफी हुए, सेप्टेट हाइफी। और यहाँ पर ये देखें दो न्यूक्लियाई, दीज आर
न्यूक्लियाई। तो इस तरह ये एक सेल बन गया, ये सेल मल्टी सेलुलर बन गया। तो ये एक सेल, ये कौन सा, ये क्या कहलाएगा? दिस इज डाइकैरियोटिक, कैरियोटिक या फिर हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई यहां पर मौजूद है। हेट्रोकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? अब तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से मौजूद होती है। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि कहीं कहीं पर यहां पर फ्यूजन हो जाएगी, कहीं कहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। ये बात जरा अहम है, बहुत टेक्निकल बात है, इसको जरूर समझिए। तो ये देखें, ये डाइकैरियोटिक हाइफी, ठीक है, ये डाइकैरियोटिक हाइफी और सेल के अंदर मौजूद, कहीं कहीं पर क्या होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि यहां पर होगी न्यूक्लियर फ्यूजन, लेट्स सपोज यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगी इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस। वहां पर फौरन क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगी। और फिर वहां पर क्या बनेगा? एस्कस, वो थैली बनना शुरू हो जाएगी। जहां लेट्स चलो एक यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, एक थैली यहां पर बन गई, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हुई है यहां पर, ठीक है, एक थैली यहां पर बन गई एस्कस, ठीक है। इसी तरह से लेट्स सपोज कि यहां पर भी हो गई न्यूक्लियर फ्यूजन, एक एस्कस यहां पर बन गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो जहां पर होगी न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके फौरन बाद क्या होनी है? मियोसिस। और मियोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे? स्पोर्स। तो इस थैली को कहते हैं, दिस वन इज नॉन एज, ये इसे कहते हैं एस्कस। क्लियर? ये एस्कस, ये किसके अंदर बन रही है? दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ये एस्कोकार्प है, ये सारी क्या है? दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज एस्कोकार्प। और इसके अंदर क्या है? ये फ्रूट, ये क्या बन गया? एस्कस। कहां पर बनेगा? जहां जहां पर होगी न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या होगा? मियोसिस। तो इस बात को लिख लें, द न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके बाद क्या होगा? इट इज फॉलोड बाय मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या होगा? एस्कोस्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। कितने? 8। वो किस तरह से? एग्जाम्पल देखिएगा प्लीज। तो यहां पर पहले पर क्या बना? एक, ठीक है, एस्कोस्पोर। तो एक एस्कोस्पोर, क्योंकि यहां पर मियोसिस हो रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब फ्यूज करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 4, 4। और फिर यहां पर आफ्टर दैट यहां पर होनी है माइटोसिस, और उसके नतीजे में 4 से क्या हो जाएंगे? 8, 8। इसी तरह से इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हर एस्कस के अंदर आमतौर पर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 एस्काई, एस्कोस्पोर्स। क्लियर? ये एस्कस, और एस्कस के अंदर ये क्या है? दिस इज एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर किसके अंदर? एस्कस के अंदर। और एस्कस किसके अंदर मौजूद है? एस्कोकार्प के अंदर। और ये कैसे बने हैं? ये जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हुई, इट इज फॉलोड बाय मियोसिस, और उसके बाद एस्कोस्पोर्स, और हर एक के अंदर 8 मौजूद। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरह से स्टूडेंट्स इनके अंदर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहां पर ये दो डिफरेंट स्ट्रेन्स आपस में मिलेंगी, उसी पॉइंट के ऊपर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी की शेप ये डिटरमिन करेगी कि वो कौन सी फंगस है। अगर ये कप शेप है तो उसको हम कहेंगे कप फंजाई। अगर ये मॉरल्स हैं तो मॉरल इस तरह से होते हैं, इस तरह से उनकी शेप हनी कॉम्ब लाइक, ठीक है। ये मशरूम्स से रिजेंबल तो करते हैं, लेकिन मशरूम्स नहीं है, ठीक है। मॉरल्स दे आर नॉट मशरूम्स, क्योंकि मशरूम्स जो है वो बसीडियो माइकोटा में होते हैं। इस तरह दिस इज अ मॉरल, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था वो पफ बॉल्स, ठीक है, ये वो भी इसके अंदर, उसकी डायग्राम पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जो फ्रूटिंग बॉडी, एक्चुअली ये क्या इसकी, दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी।
तो फ्रूटिंग बॉडी की शेप डिटरमिन करेगी कि कौन सा वो फंगस है। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल केस डिस्कस किया गया, दैट इज ऑफ यीस्ट। यीस्ट का आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स। तो यीस्ट यूनिसेलुलर, इट इज यूनिसेलुलर नॉन हाइफल, यानी इसके कोई हाइफी नहीं होती, फंगस। ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है यीस्ट जिसमें यूनिसेलुलर फंजाई मौजूद होते हैं। और इसमें से एक जो यीस्ट है वो हम बहुत कॉमनली पढ़ रहे होते हैं, उसको आप डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना है कि इनको एस्कोमाइकोटा के अंदर शामिल किया जाता है आमतौर पर, क्योंकि ये इनका जो नेचुरल जो मोस्ट कॉमन वे है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय किस मेथड के जरिए डियर स्टूडेंट्स? बाय बडिंग। याद है आपको बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी। और सेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर एस्कस या फिर बेसिडियोस्पोर इन ऑन बेसिडियम। जो नॉर्मल इनका वे क्या है? एसेक्सुअल बडिंग करके। लेकिन इसके बावजूद अगर वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, यीस्ट यूनिसेलुलर है, तो क्या होगा कि ज्यादातर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एस्कोस्पोर बनाकर, स्पोर या फिर बेसिडियोस्पोर। अब ये चीज डिटरमिन किस तरह से होगी कि स्पोर वो ये फंगस जो है वो एस्कोस्पोर बना रहा है या बेसिडियोस्पोर? तो ये डिपेंड करेगा कि स्पोर की पोजीशन क्या है। तो वो पोजीशन किस तरह से, अगर तो इस तरह थैली बने सैक और उसके अंदर स्पोर हों तो ये एस्कोस्पोर है। और अगर इस तरह से वो क्लब शेप स्ट्रक्चर बने, आगे चलकर इसको मैं डिस्कस करूंगा बेसिडियोमाइकोटा के अंदर भी, अगर इस तरह से वो क्लब शेप इनका वो स्ट्रक्चर बेसिडियम बने और उसके ऊपर लगें, उसके बाहर लगें, तो ये तब ये जो यीस्ट है वो क्या किसके ग्रुप में शामिल होगी? बेसिडियोस्पोर्स में। ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर है और ये एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड दिस इज बेसिडियोस्पोर और ये बेसिडियम, ये अगले ग्रुप में हमने पढ़ना है। ठीक है, और ये थैली क्या है? एस्कस। तो उसकी पोजीशन बताएगी कि किस तरह से यीस्ट ने जो है वो रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली। अगर तो सैक के अंदर है तो तब वो एस्कोस्पोर बनाएगी, और अगर वो बाहर स्ट्रक्चर के बेसिडियम के बाहर है तब वो बेसिडियोस्पोर बनाएगी। और इसके अलावा यीस्ट के हवाले से तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये यीस्ट जो है इट इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, ये इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कीजिएगा, यीस्ट इज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फंगस। ठीक है, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड मीन्स के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, क्योंकि ये आपको पता है बेवरेजेस में इस्तेमाल होती है। अल्कोहल फर्मेंटेशन चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन याद है आपको, आप जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चैप्टर नंबर 11 में डिटेल आएगी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो फंगस है यीस्ट, ये फर्मेंट करती है, इट फर्मेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, और साथ में आपको पता क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें फर्मेंट करती है, अल्कोहल बनवाती है। सो दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसी तरह से ये ब्रेड और बन और इस तरह की चीज़ें वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो बेकरीज के अंदर ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो रही है, वो केक बनाने में, और इस तरह से वो मुख्तलिफ तरह की फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में, बिवरेजेस के अंदर
अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं वहाँ पर बनाने में, या अल्कोहल एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इससे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने होते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होती है यीस्ट। इसी तरह से हम इसी चैप्टर के एंड पे एक टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का। उसमें भी देखेंगे कि जेनेटिक रिसर्च के अंदर इसका काफ़ी हद तक जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यीस्ट जो है उसका नाम याद रखिएगा, जो हम कॉमनली पढ़ते भी हैं, दैट इज Saccharomyces cerevisiae। क्लियर, ये साइंटिफिक नेम है। तो यीस्ट जो है ये तो वैसे तो बहुत ज़्यादा यानी कि हैं यूनिसेलर, होते सब यूनिसेलर हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यीस्ट कौन सी है? Saccharomyces cerevisiae। तो हम तो अभी आपसे अभी तक यही पढ़ते आए होंगे, तो ये एक सिंगल जो है नहीं, यीस्ट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई। ठीक है, ये इसमें और भी बहुत सारे सामान है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो है Saccharomyces cerevisiae। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई, दैट इज बेसिडियोमाइकोटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।